सुंदरनगर राज्य के एक छोटे से कोने में बसा था चमेलीपुर गांव। कभी ये गांव फूलों से भरा रहता था, चमेली के फूलों से, जिनकी खुशबू हवा में घुलकर दूर दूर तक महकती थी। गांव की गलियां हंसी खुशी से गूंजती थीं, खेतों में सोना उगता था, तालाबों में कमल खिलते थे और बच्चे नदी किनारे खेलते थे। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। पिछले 5 सालों से एक भयंकर सूखा पड़ रहा था। धरती इतनी फट चुकी थी कि लगता था जैसे कोई प्रलय आ गया हो। दरारें इतनी गहरी थीं कि उनमें छोटे छोटे पत्थर भी समा जाते थे। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में सिर्फ कीचड़ और धूल रह गई थी। पेड़ों की पत्तियां पीली पड़कर झड़ चुकी थीं और जो बचे थे वो भी कांटों जैसे नुकीले हो गए थे। हवा में सिर्फ गर्म धूल उड़ती थी जो आंखों में चुभती थी और गले को खराब कर देती थी। गांव के लोग दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। बच्चे भूख से रोते, बूढ़े चुपचाप मौत का इंतजार करते और जवान मर्द निराशा में डूबे रहते। कोई काम नहीं, कोई फसल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। दूसरे गांवों से आने वाली मदद भी अब बंद हो चुकी थी। लोग कहते थे ये गांव श्रापित है। ऐसे ही एक दिन की बात है। सूरज क्रूरता से तप रहा था। आदित्य नाम का एक 30 साल का मेहनती किसान अपनी बंजर जमीन के किनारे खड़ा थी। उसकी आंखें खेत की उन गहरी दरारों में गड़ी हुई थीं, जो कभी हरी भरी फसलों से लहलहाती थीं। उसका चेहरा धूप से झुलस गया था, होंठ फटे हुए थे और आंखों में एक अजीब सा दर्द था, गांव के लिए दर्द। आदित्य का बचपन इसी गांव में बीता था। उसने यहाँ पहला कदम रखा था, पहली बार हल चलाया था, पहली फसल काटी थी। उसकी शादी भी यहीं हुई थी और उसकी पत्नी बंदिया, जिसे प्यार से ब्याह कहता था, भी इसी गांव की बेटी थी। दोनों का एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें अब चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहता था। तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। गांव का बलिया भागता हुआ आ रहा था। बलिया आदित्य का बचपन का दोस्त था। दोनों साथ खेलते थे, साथ शरारतें करते थे, मगर अब दोनों के चेहरों पर सिर्फ थकान और निराशा थी। ओ भैया आदित्य, कब तक इस सूखे खेत को ऐसे ताकते रहोगे? 5 साल हो गए भैया, 5 साल, एक बूंद बारिश नहीं हुई। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि हमारा चमेलीपुर कभी फिर से हरा भरा नहीं होगा। सब कुछ खत्म हो गया, फसलें खत्म, पानी खत्म, उम्मीद भी खत्म। बलिया, न जाने हमसे या हमारे गांव वालों से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो इंद्रदेव हमसे इतना नाराज हो गए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, याद है ना? 10 साल पहले भी सूखा पड़ा था, मगर सिर्फ 1 साल। फिर बारिश हो गई थी, मगर इस बार तो जैसे कोई श्राप ही लग गया हो। अरे भैया, अब क्या कहूं, गांव वाले अब तो पलायन की बात करने लगे हैं। सब कह रहे हैं कि गांव छोड़कर दूसरे राज्य चले जाएं, वहां मजदूरी करें, किसी तरह गुजारा करें। मगर किसके पास इतना पैसा बचा है जो नया घर बसाए? बच्चे बूढ़े कैसे चलेंगे इतनी दूर? अब तो लगता है जंगल में जाकर जंगली फल, घास फूस, पेड़ की छाल, जड़ें ही खाकर गुजारा करना पड़ेगा। मुझसे अपने गांव की ये गरीबी नहीं देखी जाती बलिया। रोज सुबह उठता हूं तो दिल बैठ जाता है। जब कोई मासूम बच्चा पानी या रोटी के लिए तड़पता है, मेरा कलेजा फट जाता है। रात को नींद नहीं आती। सोचता हूं कि काश मैं कुछ कर पाता, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि सबकी मदद कर पाता। मैं समझता हूं भैया, तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है इस गांव में, मगर पानी से ज्यादा अब अनाज की जरूरत है। जंगल में पानी तो मिल जाएगा, कोई नदी या झरना, मगर भूख, कब तक सिर्फ पानी पीकर जिंदा रह सकते हैं? अनाज सबसे जरूरी है। अगर अनाज होता तो बच्चे हंसते खेलते। दोनों देर तक चुपचाप। पहले बहुत हंसमुख थी, मगर अब चेहरा हमेशा उदास रहता था। फिर खेत गए थे, क्या मिला वहाँ? कुछ उगा है क्या? नहीं ब्याह, वही सूखी दरारें। आखिर कब तक आदित्य, कब तक इस सूखे गांव में सड़ते रहेंगे? हमारे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, मगर पड़ोस के बच्चे तो रोज भूख से रोते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं हम भी एक दिन। मैं अब नहीं सहन कर पाती। मुझे लगता है अब गांव छोड़ देना चाहिए, कहीं दूर चले जाएं। बिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता? दिल कहता है भाग जाऊं यहाँ से, मगर ये गांव, यहाँ मेरा बचपन बीता है। इन्हीं गलियों में मैंने पहली बार साइकिल चलाई थी। इन्हीं खेतों में मैंने अपने बाबूजी के साथ हल चलाया था। इसी गांव की नदी में मैंने तुम्हारे साथ पहली बार हाथ पकड़ा था। अपने गांव वालों को इस हाल में छोड़कर कैसे भाग सकता हूं मैं? वो सब मेरे परिवार जैसे हैं। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम इस गांव के राजा महाराजा हो। तुम क्यों नहीं समझते कि ये धरती अब अनाज उगाना बंद कर चुकी है, फट चुकी है पूरी। दूसरे राज्य ने भी अब हमें भीख में अनाज देना बंद कर दिया है। कितनी बार कहा है तुमसे, जाकर राजा सूरज सिंह से मदद मांगो।
वो पहले तो मदद करते थे ना, अब क्यों नहीं जाते? तुम सही कह रही हो ब्या, मगर गांव वाले कोई साथ नहीं देते। सब कहते हैं कि राजा अब नहीं देंगे। मैं कल सुखदेव चाचा से बात करूंगा। वो गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग हैं, उनकी बात सब मानते हैं। वो जरूर कुछ रास्ता निकालेंगे। रात हो गई। आदित्य और ब्याह चुपचाप लेटे रहे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। बाहर हवा चल रही थी, मगर बारिश की नहीं, सिर्फ धूल की। अगले दिन सुबह सुबह आदित्य और हमेशा शांत चेहरा। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। मुखिया के लापता होने के बाद वो ही गांव की हर समस्या का समाधान करते थे। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, सामने बरामदा, जहां वो चिलम पीते रहते थे। प्रणाम चाचा जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बैठो, चाय पियोगे? नहीं चाचा, शुक्रिया, बात कुछ जरूरी है। बोलो बेटा, क्या बात है? चाचा, आप तो देख ही रहे हैं, गांव में भुखमरी बढ़ती जा रही है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुएं सूखे, तालाब सूखे। अब तो लोग मरने की कगार पर हैं। क्यों ना हम सब मिलकर राजा सूरज सिंह से फिर मदद मांगने जाएं? पहले तो वो मदद करते थे ना। अच्छा विचार है बेटा, बहुत अच्छा। मगर तुम्हें क्या लगता है कि गांव वालों ने पहले कोशिश नहीं की? मैं खुद राज दरबार गया था, 2 बार गया। राजा ने साफ मना कर दिया, बोले हम पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं। तुम्हारा गांव श्रापित लगता है, 5 साल से बारिश नहीं, ये सामान्य नहीं, अब और मदद नहीं कर सकते। उनके मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि कोई राक्षस क्रोधित है इस गांव पर। राक्षस? चाचा, ये सब अफवाहें हैं ना? अफवाहें ही सही, मगर 5 साल से बारिश नहीं हुई बेटा। बिना मुखिया के गांव ऐसा ही होता है। याद है ना, पुराना मुखिया जैसा भी था, मगर समय पर अच्छी सलाह देता था। न जाने वो जंगल में कहां लापता हो गया। उसके साथ गांव की सारी खुशहाली भी चली गई। हाँ चाचा, मुखिया लालची जरूर था, मगर गांव के लिए सोचता तो था। उसका परिवार आज भी रो रो कर जी रहा है, कोई पता नहीं चला। हाँ बेटा, गांव वाले उससे नफरत कर अगला पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।